देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, ये एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है बिकॉज डीएनए को कट करता है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा ये एंजाइम काम कैसे करते हैं, मतलब हमें इस एंजाइम के बारे में क्या चीजें पढ़नी है। पहले पढ़ेंगे हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, कैसे नाम रखा जाता है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। दूसरा, इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये हम दो चीज पढ़ने वाले, ठीक है। अब इनका हम वर्किंग मोड पढ़ेंगे, कैसे ये काम करते हैं। तो अभी हम इस एंजाइम का सबसे पहले पार्ट पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे आप ये समझ लीजिए आज के टाइम पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये एंजाइम हमने लगभग लगभग 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब 230 तरह के बैक्टीरिया से हमने ये एंजाइम लिए हुए हैं। मैं आपको ना आगे टॉपिक पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। एक एंजाइम की कैटेगरी होती है न्यूक्लियस। ये एंजाइम होता है, ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी ने बनाया है, ये हमारे पास देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम होते हैं जो बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों पे ही अपना एक्शन करके इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनके टुकड़े कर सकते हैं। अब जैसे न्यूक्लियस में हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक पढ़ते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, दो तरह के, एंडो और एक्सो। भाई एंडो में क्या होता है, जैसे मान लो ये रहा डीएनए, ठीक है, और एक्सो में अगेन ये रहा डीएनए। पहली बात है न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस ना ये डीएनए से न्यूक्लियोटाइड निकालता रहता है, इसका काम है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो होता क्या है, मान लीजिए एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी डीएनए के जो एंड है उन एंड को छोड़ दो, उसके अलावा अगर न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल डीएनए के एंड के बीच में से कहीं से हो रहा है, मतलब इस तरह से मान लीजिए कि डीएनए ने, ये था, इसमें आप इमेजिन कर लीजिए इतना पार्ट डीएनए से कटकर अलग होके बाहर आ गया। तो ये जो पूरा बाहर आया ये क्या है, इट्स अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर डीएनए ने इस न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल बीच में से किया ना, कहीं एंड से तो नहीं किया। अगर रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बीच में से कहीं होता है तो वो काम होता है एंडोन्यूक्लियस का। जबकि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता, अगर एक्सोन्यूक्लियस काम करता ना, तो वो इस डीएनए का सिर्फ आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड, मतलब आखिरी वाले न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता, बीच में से डीएनए को हाथ नहीं लगाता। मतलब एक्सो का मतलब बाहर है। तो अगर एंजाइम न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल डीएनए के को बाहर से करेगा तो एक्सो है, डीएनए के बीच में से कहीं करेगा तो एंडो है। एक बात का आप ध्यान रखना, ये एंजाइम जनरली एक ही स्ट्रैंड पे काम करते हैं। अगर हमें दूसरे स्ट्रैंड से यहां से कट मारना है तो दूसरी बार ये एंजाइम काम करे, मतलब ये एक बार में एक ही स्ट्रैंड पे अपना काम करेंगे। इसी न्यूक्लियस की दुनिया का एक स्पेशल केस है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो भी न्यूक्लियस की दुनिया का एक एंजाइम है। तो इस एंजाइम में हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। भाई दोनों की तो लगभग वर्किंग सेम है ना, तो हम नाम भी सेम रखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इमेजिन कर लो ये रहा हमारा डीएनए। अब अगर ये एंजाइम इस डीएनए को कट करेगा तो डीएनए कुछ इस तरह से कट होगा, इस तरह से। और अगर ये करेगा काम तो ये कुछ इस तरह से डीएनए को कट करेगा। कुछ फर्क समझ में आया? पहला फर्क, सर ये वाला एंजाइम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे काम करता है, लेकिन ये एंजाइम दोनों ही स्ट्रैंड पे कट मारता है, या सुनो। तभी तो आप देखो ना पूरा का पूरा पीस निकल कर बाहर आ गया। हम इसको रिमूवल ऑफ डीएनए कह सकते हैं ना, बट ये तो पूरा रिमूवल तो हुआ ही नहीं, ये तो बस थोड़े से न्यूक्लियोटाइड बाहर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पता है कई बार ना क्वेश्चन उठता है, जैसे ये वाला किसके पास होता है, हमारे पास होता है ये
प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल, जबकि ये चीज कहाँ पाई जाती है? इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कई बार अक्सर सवाल उठा है कि सर आप कह रहे हो 1963 में हमें पता लगा, हमें मतलब कौन स्मिथ थे वे? एक साइंटिस्ट था स्मिथ, एर्बर और लिन, मेन काम स्मिथ है। तो जब स्मिथ ने 1963 में बताया इस चीज को, तो लोग कह रहे ये तो आपने हमें 1963 बताया, इससे हमें कई साल पहले से पता था कि यूकैरियोटिक सेल में एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है। नाम क्या उसका? न्यूक्लियस में नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियस। ये हमारे पास होता है। और फिर अगर ये भी डीएनए को कट करता है तो आपने इसको मॉलिक्यूलर सीजर क्यों नहीं बोला? अरे भाई सोचो ना, आपका जब डीएनए, जब आप सोचो जब हम बन रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स की बॉडी में पहले गैमेटोजेनेसिस हुई होगी, गैमीट्स बने होंगे। गैमीट्स बनने के लिए याद होगा मियोसिस कराई जाती है, और मियोसिस में एक समय ऐसा आता है जिस समय दो का डीएनए एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का, याद है ना? कैसे होता है एक्सचेंज? यहाँ का डीएनए कट के थोड़ा उसके पास, उसका कट के थोड़ा इसके पास, इससे एक नया डीएनए का सीक्वेंस रेडी होता है जिससे नए फीचर आते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में। अब यहां से डीएनए वहां भेजने के लिए, वहां से यहां भेजने, डीएनए कटिंग जरूरी है, तो कट तो यहां भी आया। और अगर यहाँ पे वो कट हमारे इस एंजाइम ने दिया, तो इस एंजाइम को आप मॉलिक्यूलर सीजर क्यों नहीं कह रहे? रीजन सुनना क्या है। पहली बात, जो ये एंडोन्यूक्लियस है ना, इनके कट होते हैं नॉन स्पेसिफिक। इनके कट क्या होंगे? नॉन स्पेसिफिक। इनके कट होते हैं स्पेसिफिक। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये एक डीएनए है, मैं एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों को लेकर आता हूं और दोनों से कहता हूं डीएनए को काटो। मैंने दोनों एंजाइम से कहा कि दोनों आप इसको इस पॉइंट से काटोगे। मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, मैंने कहा भाई तू भी इस पॉइंट से काट, तू भी इस पॉइंट से काट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वहीं से काटा जहां से मैंने से बोला, एंडोन्यूक्लियस ने यहां से थोड़ा सा ऊपर काट दिया हल्का सा। मैंने कहा वो यहां काटा था, कह रहा देखो जी मेरा नेचर है डीएनए को बीच में से काटना। मैंने काटा ना? हाँ, जहां आपने बोला था वहां मेरे से नहीं कटा। इसका मतलब जहां मैं चाहता हूं वहीं पर कट मिल जाए, ये कौन करा सकता है? रेस्ट्रिक्शन। इनका कट क्या होता है? स्पेसिफिक, फिक्स होता है। ये कट यहीं मारेंगे, ना इससे लेफ्ट ना इससे राइट, जबकि इनका कुछ नहीं पता। कह रहे देखो एंड छोड़ के हम कहीं भी कट मार देंगे, अब कहां मारेंगे हमें वो नहीं पता, लेकिन कट मार देंगे। दूसरी चीज, ये एंजाइम जनरली दोनों स्ट्रैंड पे एक्ट करते हैं ना, ये बोथ स्ट्रैंड पे एक्ट करते हैं, जबकि जनरली वो सिंगल स्ट्रैंड पे करते हैं। इसमें आप पूरा डीएनए रिमूव कर सकते हो, उसमें पूरा डीएनए रिमूव एक बार में आप नहीं कर सकते। अगर आपको लैब में करना हो, आप लैब में क्या है कम, अगर मान लीजिए आपको ह्यूमन और एलिफेंट का डीएनए जोड़ना है, आप पूरा डीएनए लेकर आओगे ना, या डीएनए का पूरा टुकड़ा लेकर आओगे ना। ये थोड़ी कि उसके 3-4 न्यूक्लियोटाइड लिया है, 3-4 तुम्हारा जुड़ के बन गया नया डीएनए, हो जाएगा पॉसिबल? नहीं, हमें न्यूक्लियोटाइड नीचे में कंप्लीट डीएनए चाहिए, या डीएनए का पूरा एक प्रॉपर सेगमेंट। जैसे अगर मैं कहता हूँ उसके टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े में पूरा बीच का पार्ट आना चाहिए, यस और नो? ये थोड़ी कि मान लीजिए यहाँ से हल्का सा प्लास्टिक कट के गिर गया, मैंने कहा ये इसका टुकड़ा है, नहीं भाई, टुकड़ा मतलब इसका पूरा होल एक सेगमेंट, जिसमें इस बॉडी का एक पूरा पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में होता है, ये हम लोगों में होता है, बट इसको मॉलिक्यूलर सीजर नहीं कहते क्योंकि डीएनए को नहीं कट करता, बस ये थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड को निकालने का काम करता है। उसके बाद जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको हम यूज करेंगे आगे चलने आने टाइम पर। और हम जब भी बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो मेरा पर्पस वहां एंडोन्यूक्लियस से, क्योंकि इस पे आज तक हमारा कुछ खास काम हुआ ही नहीं है। जब भी इस फील्ड में बात करी जाती है हमेशा एंडोन्यूक्लियस की बात करी जाती है। अगर मैंने लिखा कि वी हैव 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। और ये हमने कितने तरह के बैक्टीरिया से लिया? 230 तरह के बैक्टीरिया से लिया है। चलो मैं आपको एक एंजाइम का नाम बता रहा हूं। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है इको R1। सर ये क्या है? ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम। हम नाम कैसे रखते हैं, सुनो। सबसे पहले आपको जिस भी आपने देखो, ये तो कंफर्म है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेगा तो बैक्टीरिया से, क्लियर? बैक्टीरिया का अपना एक नाम होगा, हाँ कि ना? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पे हम ले सकते हैं एस्चेरिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है और इसकी स्ट्रेन है यहाँ पे रफ, माने इसकी सरफेस कैसी है? रफ। कई बार बैक्टीरिया की वैरायटीज नहीं भी होती है तो आपको नहीं भी लिखनी है। अब होता क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तीन क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ये 3 क्लास बनाए गए इनके काम करने के तरीके के ऊपर, किस तरह से काम करें, क्योंकि तीनों क्लास में अलग अलग मतलब
अलग अलग तरीके से एंजाइम काम करता है। अब देख लीजिए, सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आपको अगर कभी भी किसी रेसिस्टेंस एंजाइम का नाम लिखना हो, आप सबसे उस पहले बैक्टीरिया का जीनस देखिए क्या है, जीनस इसका एस्चेरिया। तो आप जीनस का फर्स्ट लेटर यूज करेंगे सबसे पहले, वो भी इन कैपिटल फॉर्म। तो मैं लिखूंगा, इसका क्या हो जाएगा, ई। रूल 1 हो गया। रूल नंबर 2, आपको स्पीशीज के 2 लेटर लेने हैं, यानी 2 लेटर बट इन स्मॉल फॉर्म, है ना। स्पीशीज सीओ है, क्या आ जाएगा, सी ओ। तीसरे पॉइंट पे आपको उसका स्ट्रेन लिखना है, किस प्रजाति का है वो। जैसे यहां पे स्ट्रेन है रफ, तो रफ के लिए क्या आएगा, आर आएगा। हम क्या लिखेंगे फिर, आर। फिर आएगा क्लास, किस क्लास में उसको या किस ऑर्डर में उसको रखा गया, क्लास वही 1 2 3। आप इसका देखो मैकेनिज्म कैसा है, किस क्लास से इसके फंक्शन मैच करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 1 से मैच कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रोमन में, लिखेंगे नॉर्मल में नहीं, रोमन में लिखेंगे 1। 1 लिख दिया, लो जी बन गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, कभी भी आपको बोला जाए नॉमेनक्लेचर नाम कैसे, तो नाम ऐसे रखते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है जो आपने कहीं पढ़ाई ना हो, सर हम कैसे नाम बता, भाई एग्जाम वाला आपको बकायदा नाम बता के भेजेगा कि ये बैक्टीरिया का नाम है, पूरा लिख के देगा, और ये उसकी वो इस क्लास के एंजाइम के साथ मैच करता है, और स्ट्रेन दे भी सकता है और नहीं भी, उसको आप अभी छोड़ सकते हो। तो फिर वहां पर आपको करना क्या, जीनस का पहला लेटर स्पीशीज के 2 लेटर स्ट्रेन है तो ठीक, वरना क्या आ जाओगे आप, क्लास पे आ जाओगे। ये ऐसे इसके नाम रखते हैं। अच्छा चलो नाम समझ गए, अब भाई काम भी जानना जरूरी है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से को काम करने के लिए आप ये समझ लीजिए, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम तभी करेगा जब इसको डीएनए में क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलेगा जिसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप इसको समझना कैसे, ये है क्या चीज। इमेजिन करो, मैंने राशि को ये कहा करते कि हम डीएनए को कट कर सकते हैं, और डीएनए को कट करते हैं थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। और मान के चलो इसने वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में पढ़ा ही नहीं। अब ये गई स्कूल में, सबको इकट्ठा किया, आओ तुम्हें मैं एक बहुत कमाल की बात दिखाती हूँ। उसने कहा, बोला क्या, कहा देखो ये रहा डीएनए, कहा हाँ। इसने कहा देखो मैं डीएनए को कट कर सकती हूँ। लोग कह रहे हैं वाओ, क्योंकि डीएनए को काटना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला और डीएनए कट नहीं हुआ, और स्कूल के सामने हो गई बेइज्जती। अब ये कहेगी मेरे से कि सर आपने तो कहा था कि डीएनए को हम काट सकते थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने कहा पूरा तो सुन लेती। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी डीएनए को काटेगा जिसके पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। सर अब ये क्या होता है, पैलिंड्रोम जानते हो वर्ड क्या होता है, नॉर्मल वर्ड है, पहले बायोलॉजी का वर्ड नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पढ़ने पे सेम प्रोनाउंसिएशन मिल जाए। जैसे मलयालम डालडा, है ना, ऐसे वर्ड इनको पैलिंड्रोम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम इनको कहा जाता है नॉर्मल इंग्लिश भाषा में। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिससे अगर लेफ्ट से राइट रीड किया जाए या राइट से लेफ्ट रीड किया जाए तो सेम प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा। जैसे मान के चल लीजिए, मैं कहता हूं ट्रिपल सी ट्रिपल जी। अब आप यहां पे देखिए, यहां से यहां रीड करेंगे तो भी वही आएगा ट्रिपल सी ट्रिपल जी, यहां से यहां भी रीड करेंगे तो भी सेम आएगा। और जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की लेंथ कितनी होती है, 4 से लेके 8 बेस पेयर। 4 बेस पेयर तो मिलते हैं 6 भी हो सकते हैं 7 भी। हमें जितने पढ़ने हैं वो 6 वाले ज्यादा कॉमन है। हमें देखो ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, हमें 6 बेस पेयर वाले पढ़ने हैं। अच्छा चलो, इसे पता लग गया कि सर ने, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी थी कि मुझे सर ने ये बताया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी डीएनए को काटेगा जिसमें क्या मिलेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और मान लो ये यहाँ पे जिस एंजाइम का इस्तेमाल कर रही है वो है इको आर1, ठीक है, मान लेते हैं इको आर1। अगली बार यानी केस 1 में फेल हो गई ना, मतलब थोड़ा सा बेइज्जती हो गई स्कूल के सामने, 400-500 बच्चे थे। फिर अब ये इसने क्या कि जैसे ही मैंने कहा कि इस एंजाइम को डीएनए काटने के लिए चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सॉरी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसने फिर पूरी बात सुनी, फिर से भाग गई स्कूल। अब की बार 2 स्कूल के बच्चे इकट्ठे करे कि आओ तुम्हें हम मैजिक दिखाते हैं। अब इसने क्या किया, इस डीएनए में
यहाँ पर मान लीजिए एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, आप चलो ये वाला मान लेते हैं, ट्रिपल सी ट्रिपल जी, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं। इसने कहा देखो, अब ये खुश है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी है डीएनए में और एंजाइम भी है। अब इसने दो स्कूल के सामने ये इस पे डाला एंजाइम इको R1, डीएनए फिर से नहीं कटा। अब दो स्कूलों के सामने बेइज्जती हुई। इसका दिमाग और खराब कि यार सर ने तो कहा था कि जिस डीएनए काटना उसमें क्या चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और साथ ही यहाँ पे मैंने रखा भी लेकिन डीएनए तब भी नहीं कटा। फिर से आई बोरिया वस्त्र लेके, सर आप बताओ ये क्या गलती हुई। मैं कहा सुन, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, ऐसे हर एंजाइम का अपना एक अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। मतलब अगर 900 एंजाइम है तो हर एंजाइम के लिए एक अलग सीक्वेंस है भाई साहब। तो इसने पूछा सर मतलब इको R1 का भी अपना कोई सीक्वेंस होगा? बिल्कुल होगा भाई। जैसे मान लीजिए किताब है, किताब में 900 एंजाइम के नाम लिखे हैं और सामने लिखे हैं उनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम। तो जिस एंजाइम का आप यूज करोगे, आप उसके केस में डीएनए को कट करने के लिए उसी का तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढोगे ना भाई, हाँ कि ना। तो अगर आपको इको R1 का इस्तेमाल करना है तो इको R1 के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो है घटक, GAATTC। अगर आपको डीएनए को कट करना है तो भाई इको R1 बोल रहा है सुन, तुझे ये पढ़ाया गया है कि हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए तो पूरा तो पढ़ लेता, हर एंजाइम को अपना एक अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई बनाया गया और उसके लिए सिर्फ वही है, मतलब एक आध का केस छोड़ दो तो नॉर्मली ऐसा होता है ना, मतलब हर इंसान के लिए एक है। तो आप ये मान लीजिए हर एक इंसान माने हर एक एंजाइम के लिए कोई ना कोई सीक्वेंस डिसाइड हो रखा है ऑलरेडी और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चलो इसने समझ लिया कि सर ने कहा है कि 900 एंजाइम के 900 अपने अलग अलग सीक्वेंस है, तो जिस एंजाइम का यूज कर रहे हो उसी का सीक्वेंस आप डीएनए में ढूंढो। तो अगर मुझे डीएनए को कट करना है तो मुझे डीएनए में कौन सा सीक्वेंस देखना है? कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देख लूं क्या मैं? नहीं, जो इको R1 को चाहिए वो वाला सीक्वेंस देखेंगे। कौन सा चाहिए? घटक, ठीक है। चलो इसने अगली बार क्या किया, अगली बार डीएनए लिया जिसमें सीक्वेंस कौन सा है, घटक आ गया, ये सीक्वेंस आ गया। अब इसने फिर से गई स्कूल, बोरियो बिस्तरा बांध के, बात पूरी सुनी नहीं, फिर से गई। अब की बार 10 स्कूल के बच्चे इकट्ठे कर लिए, अब कम से कम हजारों की भीड़ है भाई, 10,000 20,000 बच्चे यहाँ पर। इसने बोला कि देखो अब मैं डीएनए कट करने वाले हूँ। तो बच्चों ने कहा कि अच्छा एक काम करो दीदी, यहाँ से डीएनए कट करो। कहा आप तो मेरे लिए बात का खेल है, क्यों? सारी कंडीशन फॉलो हो रही है भाई, मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, दूसरा उसे जो चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो है, तीसरा डीएनए है, चौथा मेरे पास दिमाग है। अब इसने क्या, बच्चों ने कहा कि यहां से डीएनए काटो, सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पे डाला, यहाँ पे डीएनए कट ही नहीं हुआ। कट कहाँ हुआ? कट यहाँ जाके कहीं बीच में हुआ। अब ये कह रही सर ये तो गलत बात है। अरे आपने तो कहा था भाई जहां पे सीक्वेंस मिल जाए तो डीएनए को काट देगा, तो आपने कहा था कि कट होता है स्पेसिफिक, जहां बोलेंगे वही कट मार रहा है। इसका सीक्वेंस भी है, मैंने जहां बोला वहां तो कट मारा ही नहीं। मैंने कहा पूरी बात सुन, कोई भी एंजाइम जो कट मारता है वो अपने ही सीक्वेंस में मारता है। मतलब अगर मान लीजिए यहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है इस एरिया में तो यहां पे कट लग जाता। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां है और आप चाहो कट यहां मिल जाए, कट यहां मिल जाए, कट यहां मिल जाए, तो बोलेगा भाई अगर मुझे यहीं कट मारना होता तो मैं पैलिंड्रोमिक तेरे से बोलता ही क्यों? जब मुझे पैलिंड्रोमिक से मतलब ही नहीं होता तो इसे बोलता क्यों? अगर मुझे पैलिंड्रोमिक से मतलब, इसका मतलब मुझे कट उसी पैलिंड्रोमिक में तो मारना होता है। तो ये आप समझ जाओ कट कहां लगता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। इतना सुन के फिर ये भाग गई, बात पूरी सुनती नहीं है। अब की बार इसने पूरी दिल्ली के स्कूल के बच्चे इकट्ठा किए, बकायदा एक शो ऑर्गेनाइज किया गया कि देखो आपके सामने राशि जो है डीएनए को काटने वाली है। इसने कहा अब तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, क्यों? एंजाइम भी है, उसको डीएनए कट करना है और उसके लिए चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वो भी है, और जिस एंजाइम को जो सीक्वेंस चाहिए वो भी है। और सर ने कहा है कि सीक्वेंस से कट होता हमें यही पता है। अब बच्चे ने कहा दीदी एक काम करो, ए यहाँ पे कट मारो, क्या कहते हैं, ए की कट मारो। अब जब डालते हैं यहाँ पे एंजाइम तो यहाँ कट लगता ही नहीं है, कट कहीं और लग गया। अब फिर परेशान कि अब क्या बवाल है। तो अब पूरी बात सुनो, ये बात सही है कि एंजाइम अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट मारता है, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में उसका पॉइंट फिक्स होता है कहां वो कट मारेगा।
जैसे इको R1 हमेशा कट मारता है G और A के बीच में, फिक्स है इसका। अच्छा सर ऐसे तो फिर डीएनए में मान लीजिए GA तो कहीं और भी हो सकते हैं, हाँ के ना, है ना। तो सुनो क्या बोलता है ये एंजाइम, कहता है सुनो भाई मैं G और A के बीच में कट मारूंगा। अब भाई कई बार कितनी ऐसी जगह होंगे जहां पर कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं, लेकिन GA तो प्रेजेंट है ना, GA तो है ना। हम बोले इसका काम G काटना है। इको R1 कोई भी एंजाइम पहले डीएनए को रीड करता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले काम नहीं करेगा, पहले वो रीड करेगा पूरे डीएनए को, और जब रीडिंग के बाद उसको सीक्वेंस मिल जाएगा तब उसके सीक्वेंस का जिस पॉइंट पे उसको काटना है वो वहीं पे कट मार के अपना काम। और हाँ दोनों